हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा, मैं डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर आपके लिए लेके आता हूं जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो आज जो करंट अफेयर्स है वो 30 अगस्त और 31 अगस्त दोनों की मैंने कंबाइन कर दी है। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लेक्चर को एंड तक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन एग्जाम में इस लेक्चर से आ सकते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हुई हैं ये 30 और 31 अगस्त के लिए। ओके, तो इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखना। कुछ क्वेश्चंस मैंने एंड में रखे हुए हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, फिर लेक्चर को स्टार्ट करिए आपको, क्योंकि आने वाला है मजा। मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहां पर कवर कराऊंगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच स्पोर्ट डिड अवनी लखेरा विन द गोल्ड मेडल एट पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024? जैसे आपको पता होगा, पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 अभी चल रहा है। ओके, उस पर अभी गोल्ड मेडल जीत लिया है अवनी लखेरा ने। ओके, अब चिंता मत करिए, जब पेरिस पैरा ओलंपिक्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उस पर एक कंप्लीट वीडियो भी बना दूंगा। अभी तो वो चल रहा है, तो लेट्स कंप्लीट हो उसके बाद उस पर हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो अभी इन्होंने किस में गोल्ड मेडल जीता, किस स्पोर्ट में? ऑप्शंस आपके सामने, आई थिंक ये सबको पता चल गया होगा। इन्होंने शूटिंग में जीता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज शूटिंग। ओके, अब अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं तो किस इवेंट में जीता ये भी पूछ सकते हैं आपसे। तो उन्होंने किस इवेंट में जीता ये आपको याद रखना है, 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट। तो ये इवेंट भी याद रखना होता है, क्योंकि कभी कभी आपसे ये इवेंट पूछ लिया जाता है। ओके, और याद रखिएगा, इन्होंने जो 2020 में पेरिस जो टोक्यो में पैरा ओलंपिक्स हुआ था उसमें भी गोल्ड जीता है, और इवन पेरिस में जो पैरा ओलंपिक्स हुआ उसमें भी गोल्ड मेडल जीता है। तो देख सकते हैं लगातार 2 गोल्ड मेडल ये जीत चुकी हैं। ओके, अब आप सोचोगे सर और भी कोई मेडल है क्या? बिल्कुल, मैं अभी तक की सिचुएशन आपको बता दूं। इंडिया ने टोटल 4 मेडल जीत लिए हैं। ठीक है, जिनमें से एक गोल्ड है जो मैंने अभी आपको बताया, अवनी का, अवनी लखेरा गोल्ड 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 मैंने अभी आपको बताया। इनमें से एक सिल्वर भी जीत लिया है हमने। और सिल्वर किसने जीता है? देखिए, मनीष नरवाल नाम है। सिल्वर मेडल है 10 मीटर एयर पिस्टल SH1। याद रखिएगा, यहां पर एयर पिस्टल है, यहां एयर राइफल है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। इन्होंने हमको सिल्वर जितवाया है। ओके, जबकि टोक्यो में इन्होंने गोल्ड जितवाया था, बट इस बार कोई बात नहीं, उन्होंने सिल्वर मेडल हमको जितवाया है। ओके, और 2 मेडल और आ गए हैं। वो एक किसमें, मोना अग्रवाल जो है उसने ब्रॉन्ज मेडल जितवाया है, अगेन 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1। बिल्कुल अवनी लखेरा का ही इवेंट है, आप यहां पर देख सकते हैं, वहां पे इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। ओके, तो मतलब 3 तो शूटिंग में हो गए हमारे इवेंट में जिन्होंने हमने मेडल जीते हैं, है ना। और जो चौथा मेडल है ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेडल है, ये जो मेडल आया है, ठीक है, वो है प्रीति पाल का। प्रीति पाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 100 मीटर T35 इवेंट में। अब मैं बता दूं, पहली बार इंडिया फर्स्ट एवर मेडल, मतलब इंडिया को कभी भी इस इवेंट में कभी मेडल नहीं मिला है। याद रखिएगा, इंडिया का पहला ट्रैक मेडल है ना, फर्स्ट एवर ट्रैक मेडल या फर्स्ट एवर मेडल इन 100 मीटर इवेंट, ये भी आपको याद रखना है। और ये हमको प्रीति पाल ने जितवाया, तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वुमेन्स T35 100 मीटर इवेंट में इन्होंने हमको ब्रॉन्ज मेडल जितवाया, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, इसे मैंने कवर कर दिया है। और अभी हम मेडल जीतेंगे, उस पर और भी क्वेश्चंस मैं कवर करता जाऊंगा, बट अभी याद रखिएगा इंडिया के 4 मेडल्स हो चुके हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑन 28 अगस्त 2024? देखिए, बीएसएफ की मैं बात कर रहा हूं। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं? देखिए, इनको पहले एडिशनल चार्ज दिया गया था, बट अभी रिसेंटली इनको परमानेंटली अपॉइंट कर दिया गया एज अ बीएसएफ डायरेक्टर जनरल। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। जो एडिशनल थे वो मेंबर, सॉरी, जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया था उनका नाम था दलजीत सिंह चौधरी, और इन्हीं को याद रखिएगा बीएसएफ का डायरेक्टर जनरल बना दिया गया। तो आप कहेंगे सर ये तो एसएसबी के डायरेक्टर जनरल थे, आपने पहले पढ़ाया हुआ है। बिल्कुल थे, बट अब देखते हैं सरकार अब एसएसबी का नया डायरेक्टर जनरल अपॉइंट करेगी। ये आपको याद रखना है कि इसका फिर से अभी नया डायरेक्टर जनरल अपॉइंट होगा एसएसबी का, तो मैं आपको पढ़ा दूंगा सशस्त्र सीमा बल के कौन नए अपॉइंट हुए। बट अब दलजीत सिंह चौधरी जो है प्रॉपरली उनको बीएसएफ का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट कर दिया गया, ये है दलजीत सिंह चौधरी। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो एग्जाम में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, और नवंबर 30 2025 तक ये रहेंगे बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल। ओके, है ना। और अब मैं फिर से बता दूं, एसएसबी के अब नए अपॉइंट होंगे तो उस पर भी क्वेश्चन फ्रेम होगा, जब भी अपॉइंट होंगे मैं क्वेश्चन कवर करा दूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ऑन 28 अगस्त 2024? मतलब सीआईएसएफ के भी डायरेक्टर जनरल चेंज हो गए हैं। मैं आपको बता दूं पहले कौन थी, पहले थी मीना सिंह, इनसे पहले, ठीक है। अब ये हट गई हैं, मैं आपको बता दूं। अब जो नए बन गए हैं उनकी इमेज में आपको दिखा देता हूं, ये हैं नए
सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल का नाम है राजविंदर सिंह भाटी। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, राजविंदर सिंह भाटी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, आईपीएस ऑफिसर है और सीआईएसएफ के, और ये भी 30 सितंबर 2025 तक डीजी रहेंगे सीआईएसएफ के। ओके, तो देखिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बीएसएफ के भी और सीआईएसएफ के भी नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले मैं आपसे एक होमवर्क दे रहा हूं कि बीएसएफ का हेडक्वार्टर कहां पर है, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और सीआईएसएफ का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, बीएसएफ और सीआईएसएफ का हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इन विच सिटी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 वाज ऑर्गेनाइज्ड। आप कहेंगे सर ये फिनटेक फेस्ट आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं इसलिए पूछूं क्योंकि इसको इनॉग्रेट किया है देश के प्राइम मिनिस्टर ने, पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और ये कहां इनॉग्रेट किया है, कहां ऑर्गेनाइज किया गया है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका करेक्ट आंसर आप यहां पर देख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज मुंबई, महाराष्ट्र में मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 ऑर्गेनाइज हुआ। अब आप सोचोगे ये फिनटेक क्या होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, फिनटेक क्या होता है, पहले याद रखिएगा मुंबई में ऑर्गेनाइज हुआ। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर महाराष्ट्र गए हुए थे और उन्होंने दो चीज इनॉग्रेट किए, दोनों याद रखना है। एक तो मैंने आपको बता दिया ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो कि महाराष्ट्र में है, और दूसरा देखिएगा वाधवन पोर्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाधवन पोर्ट आपसे पूछ सकते हैं, है ना, इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया है, जो कि पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ओके, और इस पोर्ट को इनॉग्रेट पीएम मोदी ने कर दिया। तो देख सकते हैं दो चीज उन्होंने एड्रेस की, एक तो उन्होंने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट महाराष्ट्र में एड्रेस किया और इनॉग्रेट किया वाधवन पोर्ट को। तो ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब ये जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट था जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, ये कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ है, ये जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर जो मुंबई महाराष्ट्र में है, वहां पर इसको एड्रेस किया गया है। तो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, आप सोचेंगे सर फिनटेक क्या होता है? देखिए फिनटेक का मतलब ये है, बेसिक टर्म से बताऊं, जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है टू इंप्रूव फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विस जैसे आप देखते हैं इंटरनेट वगैरह, नेट बैंकिंग वगैरह हम यूज करते हैं आज की डेट में। ठीक है ना, तो एक तरीके से बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, आप जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, ठीक है, उसमें आप उसको इंप्रूव करिए, टेक्नोलॉजी नहीं लाइए, उसको इंप्रूव करिए। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, लेट अस सपोज मैं फिनटेक बैंकिंग का एग्जांपल देता हूं आपको, है ना। फिनटेक बैंकिंग क्या है, अभी आप बैंक देखते होगे तो आपको प्रॉपर एसबीआई बैंक जाना पड़ता है। ठीक है, वहां पर आप देखते हैं लंच टाइम हो जाता है, लाइन में लगना पड़ता है हमको, तब जाके हमारी काम होते हैं। ठीक है, अब फिनटेक बैंकिंग क्या है कि ये कोई फिजिकल यहां पर बैंक नहीं बनेगा, सब ऑनलाइन हो जाएगा। मतलब आप को लोन लेना है ऑनलाइन मिल जाएगा, आपको जो भी चीजें करनी है सब कुछ ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसकी ब्रांच होगी ही नहीं, मतलब कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, आप घर घर बैठे बैठे इस बैंकिंग को कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर फिनटेक बैंकिंग का एग्जांपल दिखाइए, तो एक रेजर पे आपने सुना होगा, आई थिंक आप इसको सुना भी होगा आपने, रेजर पे एग्जांपल है फिनटेक बैंकिंग का। आजकल फिनटेक बैंकिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रही है। ठीक है, और ये आगे का फ्यूचर है, ये मैं भी आपको बता रहा हूं। ठीक है, कि किस तरह हमको बैंकों में जाने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये है फिनटेक, और इसी का फेस्ट आप देखेंगे अब रिसेंटली महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हु इज रैंक्ड एज इंडियाज रिचेस्ट पर्सन एज पर द हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024? तो हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 अभी रिलीज हुई है। मैंने आपसे पूछा है कि इंडिया का रिचेस्ट पर्सन कौन बना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ठीक है, अब आप सोचे होंगे सर ये अंबानी जी होंगे रिच, बट अंबानी जी आंसर नहीं है, मुकेश अंबानी करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर है गौतम अदानी। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है। आप यहां देख सकते हैं टॉप 3 रैंकिंग मैंने मेंशन कर रखी है। गौतम अदानी रैंक 1 पर है, मुकेश अंबानी रैंक 2 पर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के हैं, और एचसीएल की जो कंपनी है उसके शिव नडाज जो है वो रैंक 3 पर है। तो 1 पे याद रखना है गौतम अडानी है। वेल्थ आप यहां पर देख सकते हैं, वेल्थ मेंशन है, बट आपको सिर्फ याद रखना है रैंकिंग किसके ऊपर है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसी इंडेक्स में दैट इज हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024, इसमें बिलियनियर कैपिटल ऑफ एशिया 2024 डिसाइड हो गई, क्योंकि सबसे ज्यादा बिलियनियर्स उस जगह पर हैं। आपको बताना है कौन सी जगह, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, बीजिंग दैट इज चाइना, ओके, दूसरा मुंबई, और तीसरा दैट इज दिल्ली। या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बिलियनियर कैपिटल ऑफ एशिया 2024 कौन सी है, बीजिंग, मुंबई या दिल्ली। दिल्ली आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, सबसे ज्यादा बिलियनियर उस पर्टिकुलर सिटीज में है। ओके, ये 3 ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए हैं। ओके, एक चाइना का है, 2 इंडिया के हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च शी बॉक्स पोर्टल? शी बॉक्स पोर्टल क्या है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा शी बॉक्स पोर्टल है क्या। पहले तो आपको ये पूछने बताना है आपको कि किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट।
पहले तो बहुत आसान हुआ करता था, स्मृति ईरानी को मिनिस्ट्री दे दी जाती थी, बट अब स्मृति ईरानी मिनिस्टर नहीं है, वो इलेक्शन हार चुकी हैं, ठीक है। तो अब कौन है मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, है ना, आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल होगा क्योंकि सब लोगों ने स्मृति ईरानी पहले याद कर रखा होगा। बताइए कौन है एट प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, क्योंकि इन्होंने ही शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है। ये है क्या, देखिए आपको पता है जिस तरह अभी कोलकाता रेप केस हुआ, ठीक है, जो बहुत ज्यादा अभी हाईलाइटेड चल रहा है, ओके। तो यहीं पर आप देखेंगे शी बॉक्स पोर्टल जो लॉन्च किया गया है, ये एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जिसका एम है जहां पर वर्क प्लेस पे वुमेन्स वर्क करती हैं, ठीक है। तो अगर उनको सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस होते हैं तो वो यहाँ पर कंप्लेन कर सकती हैं और उनकी कंप्लेन्स को रिजॉल्व किया जाएगा। तो एक तरीके से सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेन करने के लिए ये शी बॉक्स पोर्टल जो है वो डेवलप किया गया है, ओके। तो ये आपको याद रखना है किस मिनिस्ट्री के अंदर है, ये मैंने आपको बता दिया। कमेंट बॉक्स में मिनिस्टर का नाम, कैबिनेट में कौन है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हु वॉन अंडर 20 साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल, दैट इज अंडर 20 SAFF फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल, किसने जीता है? ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है, आपको बताना है किसने जीता है। बता दूं ये नेपाल में इवेंट हो रहा था, ठीक है, चिंता मत करो, इंडिया मैच तो खेल रहा था, चैंपियनशिप पे था, बट इंडिया फाइनल नहीं पहुंच पाया। फाइनल था नेपाल वर्सेस बांग्लादेश का, ओके, और बांग्लादेश ने फाइनल को जीत लिया है 4-1 से। देखिए तो जीता किसने? बांग्लादेश में इतना टर्मोइल चल रहा है बट स्टिल देखिए चैंपियनशिप जीत रही है उनकी क्रिकेट टीम, पाकिस्तान को जाकर पाकिस्तान में हरा रही है, ठीक है। मतलब आप देखिए वहां से जब से शेख हसीना हटी हैं तब से देखिए वो फुटबॉल भी जीत रही हैं और क्रिकेट में जाके पाकिस्तान को पाकिस्तान में टेस्ट हरा रही है। तो मतलब इंप्रूवमेंट हो रहा है उनके स्पोर्ट्स में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज अ बांग्लादेश, ओके। तो ये मैं आपको बता दूं, मैंने अभी बताया कि ये ललितपुर नेपाल में 18 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक ये चैंपियनशिप हो रही थी। 4-1 से बांग्लादेश वन साइडेड जीत लिया है और खास बात बताऊं पहली बार जीता है आज तक उन्होंने ये SAFF दैट इज साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन का अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप नहीं जीती थी, फर्स्ट टाइम का मेडन टू टाइटल है। और इवन जो उन्होंने पाकिस्तान में जाके, मैंने अभी आपको बताया ना क्रिकेट मैच हराया पाकिस्तान को, वो भी उन्होंने फर्स्ट टाइम किया है। तो आप देख सकते हैं जब से वहां पर शेख हसीना जी हटी तब से वो जो आज तक नहीं किया वो बांग्लादेश कर रहा है, ओके। दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने लिखा ना बांग्लादेश ने चैंपियनशिप जीती हो, और इसमें नेपाल भी था, बांग्लादेश तो था ही, श्रीलंका था, इंडिया था, मालदीव था, भूटान था, बट इंडिया नहीं जीत पाया। तो ये बहुत ही सैड है कि इंडिया फुटबॉल जैसे टूर्नामेंट्स पे हम कहते हैं कि फुटबॉल को इंडिया में क्यों बढ़ावा नहीं मिल रहा, और आप सोचिए हम एक छोटा सा टूर्नामेंट जो है फुटबॉल का नहीं जीत पा रहे हैं, ओके। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉन 61st एडिशन ऑफ इंडियन नेशनल चेस चैंपियनशिप टाइटल, किसने जीती है 61st एडिशन? ये चेस चैंपियनशिप में बता दूं हरियाणा में हो रहा था। कहां हो रहा था? हरियाणा में। यहां देखिए पीछे लिखा भी हुआ है हरियाणा चेस एसोसिएशन, तो हरियाणा में हो रहा था। ये देख सकते हैं वो चैंपियन है, इनका नाम है कार्तिक वेंकटरमन, ओके। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है कार्तिक वेंकटरमन, डायरेक्ट आपको याद रखना है। हरियाणा में भी आपको पता है इलेक्शंस भी होने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं अब यहाँ पर नए सीएम कौन बनने वाले हैं। अभी तो जो सीएम है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे क्योंकि ये अभी सीएम है, और देखते हैं बीजेपी की गवर्नमेंट है अभी एट प्रेजेंट हरियाणा में। अब क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। तो अब हरियाणा के सीएम और गवर्नर दोनों आप मुझे बता दी क्योंकि हरियाणा भी न्यूज में है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं। 1 अक्टूबर को आई थिंक इलेक्शन है और 4 अक्टूबर को यहाँ पर रिजल्ट भी आ जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, डेविड मलान has recently announced his retirement from international cricket. क्रिकेट खेलते थे डेविड मलान, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन थे। ही इज अ प्लेयर ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री के प्लेयर हैं? इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। ऑप्शंस मैंने आपको दिए हुए हैं। नॉट अ सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल स्पोर्ट्स में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि रिसेंट में ये एक्टिविटी हुई है। इसका करेक्ट आंसर ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। याद रखिए किससे बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। 37 ईयर ओल्ड है, लेफ्टी बैट्समैन थे, मैंने अभी आपको बताया, और ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, रिसेंटली अनुभव पुरस्कार अवार्ड, ठीक है, वाज गिवन बाय हुम, या अनुभव पुरस्कार अवार्ड जो है किसने अभी रिसेंटली दिया है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, पॉलिसी कमीशन ने, किसने दिया है? द करेक्ट आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर। याद रखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है ना। यहां पर आप जितेंद्र सिंह को देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये अवार्ड जो है याद रखिए डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर ने दिया हुआ है। आप सोच रहे होंगे ये सर किस लिए मिलता है अनुभव पुरस्कार, तो ये मैं आपको बताता हूं। देखिए 7th अनुभव अवार्ड था ये, जो कि अभी 28 अगस्त को विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में टुक प्लेस हुआ, ठीक है। जो हमारे मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह वो प्रेजेंट भी थे, ओके। यहां पर क्या होता है, जो लोगों ने सरकार के लिए बहुत काम किया है, टायरलेस कंट्रीब्यूशन वर्क किया हुआ है
है ना, और रिटायरमेंट हो गया उनका, तो उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनको एक तरीके से उन्होंने इतना अच्छा काम किया इसलिए उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो इट्स अ प्लेटफॉर्म टू हाईलाइट एंड रिकॉग्नाइज टायरलेस कंट्रीब्यूशन ऑफ रिटायरिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ओके, तो उनके लिए उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये अनुभव अवार्ड दिया जाता है। ओके, करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर। अब देखिए यहाँ पर डी है ना, मैंने यहाँ पर सी लिख दिया है, कोई बात नहीं, मैं पीडीएफ दूंगा तो मैं डी कर दूंगा, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11th। इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन हैज बीन कमीशन, व्हाट इज द नेम ऑफ सबमरीन? ओके, तो इंडिया की पहली न्यूक्लियर सबमरीन मिसाइल सबमरीन कौन थी? वो थी आईएनएस अरिहंत, जो पहली थी। ओके, अब रिसेंटली अभी सेकेंड आप कह सकते हैं न्यूक्लियर मिसाइल जो है सबमरीन को, उसको कमीशन किया गया, उसका नाम क्या है ये मैंने पूछा है, तो उसका नाम है आईएनएस अरिघाट, याद रखिएगा, आईएनएस अरिघाट आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, और पहली कौन सी थी? वो आईएनएस अरिहंत थी, वो मैंने आपको बता दिया है। तो 29 अगस्त को विशाखापट्टनम से, याद रखिएगा, इंडियन नेवी कमीशन सेकेंड न्यूक्लियर सबमरीन जिसका नाम था आईएनएस अरिघाट। ओके, तो ये याद रखिएगा, अरिघाट जो है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12th। विच इंडियन स्टेट हैव तेलुगु एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज? तेलुगु को ऑफिशियल लैंग्वेज कौन से स्टेट बनाते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखिए एक्चुअली मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि 29 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं तेलुगु लैंग्वेज डे, ठीक है, क्यों क्या सेलिब्रेट करते हैं? तेलुगु लैंग्वेज डे जो है वो सेलिब्रेट किया था 29 अगस्त को, जिस दिन स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं ना, उस दिन ही तेलुगु लैंग्वेज डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और क्यों सेलिब्रेट किया था वो भी आपको बता, जिनका बर्थ एनिवर्सरी, एक बहुत फेमस पोएट है तेलुगु के, नाम है दैट इज वेंकटा रामामूर्ति। ओके, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी है। ओके, 29 अगस्त आप देख सकते हैं, तो उसी दिन हम तेलुगु लैंग्वेज डे जो है, क्योंकि इन्होंने बहुत तेलुगु लैंग्वेज के लिए वर्क किया हुआ है, इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है। इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया कि तेलुगु ऑफिशियल लैंग्वेज किस स्टेट्स की है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तेलुगु जो है याद रखिएगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ओके, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसके लिए कांग्रेचुलेट भी किया तेलुगु लैंग्वेज डे के लिए। ओके, तो यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, तो ये भी पूछ सकते थे कि तेलुगु लैंग्वेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो करेक्ट आंसर होता है 29 अगस्त। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13th। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन क्या है? गोवा शिपयार्ड लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, इंडिया का पहला पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है। ओके, इमेज दिखाई तो मैं आपको, ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा है कि इस वेसल का नाम क्या है। गोवा शिपयार्ड लॉन्च इंडिया फर्स्ट पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, उसका नाम आपको बताना है। तो बड़े इंटरेस्टिंग ऑप्शंस मैंने दिए, देखिए गौरव, रूमी वन, ये सब न्यूज में है, मैंने कहीं ना कहीं पढ़ाए हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है समुद्र प्रताप, याद रखिएगा, इंडिया का पहला पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, इसका नाम है समुद्र प्रताप। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे आते हैं। मैंने आपको बताया ना आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कहता लेक्चर को एंड तक जरूर देखना अगर आपको मार्क्स स्कोर करने हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज समुद्र प्रताप। ये डायरेक्टली याद रखना है, इसमें उनको डायरेक्ट कोई और क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट आपसे पूछेंगे और आपको बताना पड़ेगा। ये समुद्र प्रताप बस मैं इतना बता देता हूं, इंडिया फर्स्ट पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसको डिजाइन और कंस्ट्रक्ट किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। तो इतना याद रखना है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14th में आते हैं। विच कंट्री वॉज अफेक्टेड बाय टाइफून शानशान? याद रखिएगा, शानशान कह सकते हैं, शानशान कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। टाइफून जो है रिसेंटली, इससे कौन सा कंट्री जो इफेक्ट हुआ है? चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान। आप देख रहे हैं सारे ऑप्शंस मैंने क्लोज दे दिए, ये वहीं के दिए जहां जनरली आप देखते हैं टाइफून देखने को मिलता है। तो अब आपको बताना पड़ेगा कहां पर आया हुआ है। तो अगर आपने करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ी होगी इंटरनेशनली, तो ये आया है जापान में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज जापान। आप यहां देख सकते हैं 29 अगस्त को लैंडफॉल किया था, तो बहुत ज्यादा न्यूज में था, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये जापान में आया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। इन विच सिटी डिड बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? देखिए आजकल बहुत लोग अपने अपने स्टेट में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट कर रहे हैं, और 29 अगस्त भी था, नेशनल स्पोर्ट्स डे था, तो बिहार के भी सीएम नीतीश कुमार ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट किया। कहां पर इनॉग्रेट किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखिए बड़ा लोकल क्वेश्चन में आता है, क्योंकि यहां पर मैंने राजगीर, पटना ऐसे करके ऑप्शंस दे दिए हैं, ईस्ट चंपारण। इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है, दैट इज राजगीर। करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, राजगीर। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इनॉग्रेट किया इन्होंने नीतीश कुमार ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को, ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आएगा ना तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाएगा। क्वेश्चन क्या है? विच स्टेट इज जोसेफ पेरेरा? ओके, जोसेफ पेरेरा द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव इंडियन सिटीजनशिप अंडर CAA
2019, याद रखिए सीएए अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब आप कहेंगे ये है क्या? देखिए जोसेफ परेरा जो है ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और ये उस स्टेट के पहले पर्सन बने हैं जिनको सीएए के अंदर सिटीजनशिप मिली है। देखिए मैं बता दूं ये पाकिस्तान सिटीजन है, ओके, पाकिस्तान के क्रिश्चियन सिटीजन है ये, ओके, और अब इनको इंडियन सिटीजनशिप जो है वो दे दी गई है, ओके। तो ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं गोवा से। यार गोवा के स्टेट ने इनको सिटीजनशिप दी है। तो करेक्ट आंसर, यहाँ इमेज आप देख सकते हैं, गोवा के सीएम आपको दिख रहे होंगे, प्रमोद सावंत, ओके। जल्दी से मुझे बता दो गोवा के गवर्नर का नाम क्या है? हु इज द गवर्नर ऑफ गोवा? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, ओके। तो करेक्ट आंसर गोवा है। यहाँ देख सकते हैं जोसेफ फ्रांसिस परेरा जो पाकिस्तानी क्रिश्चियन है, उनको फर्स्ट गवर्नर बन गए जिनको इंडियन सिटीजनशिप इस एक्ट के अंदर बनी है। तो किस स्टेट से फर्स्ट बने हैं? ये गोवा से बने हैं। गोवा आप सबके घूमने का मन होगा, इसलिए आप मुझे गोवा के गवर्नर का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच स्टेट हैज बिकम फर्स्ट स्टेट टू नोटिफाई द रूल्स फॉर इशूइंग ऑनलाइन सबमेंस एंड वारंट? क्या देखिएगा, ऑनलाइन सम्मन और वारंट इशू किया जाएगा, मतलब ऑनलाइन वारंट भी आएगा आपको व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, ऑनलाइन आया करेगा, ठीक है। और सम्मन भी आपको बुलाया भी ऑनलाइन जाएगा। तो पहला स्टेट बना है जिसने नोटिफाई कर दिया रूल्स फॉर इशूइंग ऑनलाइन सम्मन्स एंड वारंट्स। किस स्टेट ने कर दिया है? उस स्टेट ने कर दिया जिस स्टेट में खुद के स्टेट में इतनी प्रॉपर इंटरनेट फैसिलिटीज, मैं बता दूं, सही बता दूं, प्रॉपर नहीं है, ठीक है। बट ठीक है, इंटरनेट नहीं रहेगा तो व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं होगा तो आपको मैसेज कर देंगे वो प्रॉपरली, वो भी काउंट होगा इसमें, ठीक है। ऑनलाइन है वो भी क्योंकि ऑनलाइन है, और वो है मध्य प्रदेश। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। देख सकते हैं एमपी बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू फॉर्मलाइज रूल्स अलाउइंग डिजिटल इशुएंस ऑफ सम्मन्स एंड वारंट्स, ओके। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ओके। मध्य प्रदेश, मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो है मोहन यादव, ओके। क्या नाम है उनका? मोहन यादव, ओके। अब यहाँ के जो गवर्नर है वो आप मुझे बता दो कौन है, ठीक है। ये आपको मुझे बताना है कि मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है और मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट्स कितनी है, ये दोनों आपको मुझे बताना है। रीजन क्या है कि अभी राज्यसभा की एक सीट थी यहाँ पर, ओके, वहां पर रिसेंटली एक जन इलेक्ट होके आए हैं, तो इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया कि मध्य प्रदेश में टोटल राज्यसभा सीट्स कितनी है और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे, ओके। तो यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आपने देखा होगा, आपको पता भी नहीं चला होगा, मैंने आपको सारे क्वेश्चंस कराए। देखिए इलेक्ट्रॉनिक मेथड मैंने लिखा ना, ईमेल, व्हाट्सएप, मैसेजेस, किसी भी तरीके से आपको ये डिटेल्स भेज दी जाएंगी रिगार्डिंग इशू ऑफ सम्मन्स एंड वारंट्स, ओके। आपने देखा यहां तक आपने क्वेश्चन किया, आपको पता भी नहीं चला होगा, मैंने कितनी जल्दी आपको क्विक सारे क्वेश्चंस करा दिए, ओके। तो इसी बात पे मेरा एक होमवर्क भी है आपको, मैं एक होमवर्क देना चाहता हूं कि हु बिकेम 27th चेयरमैन ऑफ इंडियन लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक, जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो ए बी सी डी, इनमें से कौन है जो 27 चेयरमैन बन गए हैं एसबीआई के। और कमेंट बॉक्स आपको बताएं कि रिसेंटली बने तो पहली अपॉइंटमेंट डिक्लेयर हो गई थी, डिसाइड हो गई थी इनकी, मैंने पढ़ाया भी हुआ है, बट अभी इन्होंने अपना जो प्रभार है, याद रखिएगा, जगह जो है वो अब ये बैठ गए हैं, ऑफिशियली बन गए हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, ऑप्शंस आपके सामने ए बी सी डी मेंशन है, ओके। तो यहां पर मैंने आपको सारे क्वेश्चन जो है ना वो कवर करा दिए। अब देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के, आपको मजा आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ओके। अब मैं आपको बता दूं, आप सोचोगे आपको कोई बुकलेट है जिसको हम पढ़ सकते हैं, हमारे एग्जाम पास में आ रहा है, तो देखिए मैंने एक कंपाइलेशन बुकलेट बनाई हुई है, 8 मंथ करंट अफेयर्स, जनवरी से लेकर अगस्त तक की सारी चीजें उसमें मैंने मेंशन की है, चाहे बुक्स एंड ऑथर्स हो, इंपॉर्टेंट डेज हो, अवार्ड्स हो, अपॉइंटमेंट हो, साइंस एंड टेक, स्पोर्ट्स इंडेक्स, रैंकिंग, समिट्स, इंटरनेशनल न्यूज, डिफेंस, सब कुछ, नेशनल न्यूज, सब कुछ उसमें कवर कर दिया है, ठीक है। और इसका सैंपल भी आपको दिखाई था, ये देखिए, तो ये एक एक पेज का मैंने सैंपल दिया हुआ है, इसमें आपको समझ में आ सके हर चीजें यहाँ पर कवर की गई, ओके। करना है कि आपको ये बुकलेट चाहिए तो ये नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको इस बुकलेट की डिटेल्स दे दूंगा, ओके। और आप इस बुकलेट्स को बाय कर सकते हो। अगर आप चाहते हो एप्लीकेशन से बाय करना, तो ये मेरा एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपको करना क्या है। एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब आप कहेंगे सर बुक्स तो पढ़ ली, बट एमसीक्यू प्रैक्टिस भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये लो, उस बुकलेट के साथ एक और बुकलेट दूंगा मैं आपको, 8 मंथ करंट अफेयर जनवरी से अगस्त तक की 1500 प्लस एमसीक्यूज, और वो रहेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, वो मैं आपको बुकलेट दूंगा। मतलब यहां पर आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है वो यहां पर हो जाएगी। तो ये बुकलेट के साथ ये बुकलेट भी मिलेगी। आप सोचेंगे सर कैसे दोगे आप ये बुकलेट, तो याद रखिएगा आपका एक नॉमिनल फीस पे करनी पड़ेगी आपको, उसके बाद आपको दोनों बुकलेट मिलेगी। उसके साथ साथ जैसे अभी आपने मेरा डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर देखा, ओके, देखा ही होगा, आपको पसंद आया होगा, है ना। फिर आप मेरा वीकली करंट अफेयर्स देखते हो, कल आपने देखा होगा मेरा टॉपिक वाइज मैंने स्कीम्स अभी कराया था एक दिन, ओके, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी कराता हूँ। स्टैटिक जीके कल आपने देखा होगा, हमारे इंपॉर्टेंट अवार्ड आए थे स्टैटिक जीके में, एमसीक्यू सीरीज में, उन सब की पीडीएफ, मतलब जितने भी लेक्चर्स आते हैं ना मेरे, उन सब की पीडीएफ में एक जगह अपलोड करता रहता हूँ, ओके। पिछले 3 साल से मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो सारी पीडीएफ वहां पर अपलोडेड है, ओके। और फ्यूचर की भी वहां पर करंट अफेयर्स आती रहेगी,
तो कहने का मतलब ये 2 बुकलेट की भी पीडीएफ वहां मिल जाएगी। आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, चाहो तो प्रिंट आउट करा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम के लिए इतना सब बेनिफिट दे रहा हूं, तो अगर आप अरुणाचल प्रदेश में भी होगे, जम्मू एंड कश्मीर में भी होगे, तो विद इन 2 मिनट्स आपको सारी चीजें मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप तुरंत जाकर इसको चाहो तो प्रिंट आउट कराओ, चाहो तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। बहुत प्रॉपरली अरेंज करके मैंने इस बुकलेट को बनाई हुई है, ठीक है। और चाहो तो एप्लीकेशन से बाय कर सकते हो, चाहो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी बाय कर सकते हो, है ना। अगर किसी को हार्ड कॉपी लेनी है तो हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है, बट उसके चार्जेस ज्यादा है थोड़े से। आप चाहो तो हार्ड कॉपी के लिए भी मैसेज कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। जो बेस्ट है वो मैंने आपको बता दिया है, ओके। अब आप चाह रहे हो अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, हमारी देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन का नाम है, तो वहां पर जाओगे ना, तो आप एक बार ऐप को जरूर डाउनलोड करना। वहां पर आप देखोगे मेरे बहुत सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सबके कोर्सेज मिलेंगे। तो अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। अब आप बोलोगे सर मैंने तो कोचिंग कर रखी है, क्लासेस कर रखी हैं, तो मुझे नो क्लासेस की जरूरत नहीं है। तो अगर उसकी जरूरत नहीं है तो आप मेरे एक बार यहाँ पर जाइएगा, तो यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बना रखा है हैंड रिटन नोट्स का। क्या बना रखा है? हैंड रिटन नोट्स का फोल्डर है। यहाँ पर सैंपल भी डला हुआ है, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, इन सब नोट्स का सैंपल भी डला हुआ है। एक बार जाके नोट्स के सैंपल चेक करो, ठीक है। और नोट्स पसंद आया तो वहां से आप ऑर्डर भी कर सकते हो, याद रखिएगा। तो नोट्स आपको हार्ड कॉपी में भी मिल सकते हैं और सॉफ्ट कॉपी में मिल सकते हैं। एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करके सैंपल जरूर चेक कर लेना, है ना। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। कोई डाउट क्वेरी है तो ये मेरा कॉलिंग नंबर ये है, और अगर आपको व्हाट्सएप करोगे तो व्हाट्सएप पे तुरंत रिप्लाई मिलेगा आपको। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो कॉलिंग नंबर ये है, व्हाट्सएप नंबर ये है। तो लेट नहीं करना है आपको। कोई भी डाउट क्वेरी है व्हाट्सएप पे जरूर व्हाट्सएप करिए, मैं आपकी सारी बातों को सुनूंगा, ओके। और वीडियो को लाइक जरूर करिए, ओके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ओके। और आपको मैं एक बता दूं, एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करोगे वहां पर आपको मेरी जनरल स्टडीज की भी क्लासेस मिलेंगी। कहने का मतलब अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हो, ठीक है, आप यूपी से बिलोंग करते हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप पंजाब से बिलोंग करते हो, आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, वेस्ट बंगाल से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, किसी भी स्टेट से बिलोंग करो, एमपी, यूपी, कहीं से भी, और आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री प्रॉपर क्लासेस चाहिए हो, ठीक है, तो ये भी क्लासेस आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी, ओके। तो ये क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। सो आप एक बार जाकर जनरल स्टडीज के कोर्स को भी बाय कर सकते हो, जहां पर आपको क्लासेस प्लस नोट्स दोनों मिल जाएंगे, ओके। सो एक बार आप जरूर डाउनलोड करिए एप्लीकेशन को। कोई डाउट क्वेरी है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर दिया हुआ है। एप्लीकेशन का नाम क्या है? देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, ओके। तो ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से हमारे वीडियो को प्रमोट कर रहे हैं और बहुत जल्दी 1 मिलियन टच करेंगे। हमारी फैमिली जो है बड़ी होती जाएगी, और मैं ऐसे ही लेक्चर्स आपके लिए लाता रहूंगा, ओके। आई होप आपको हर चीज समझ में आई होगी। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।